बच्चों आज हम लोग बात करेंगे पुली ब्लॉक और स्ट्रिंग के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 ब्लॉक सिस्टम 3 ब्लॉक सिस्टम के ऊपर प्रॉब्लम को देखा था, उसके कंसेप्ट को भी समझा था। पुली ब्लॉक और स्ट्रिंग में सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट को नोट करते हैं कि स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स क्रिएट होता है वो फोर्स एक्चुअल में क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि टेंशन एक रिएक्शन फोर्स है। पहले नंबर पॉइंट पे ये मेंशन किया गया है कि टेंशन एक रिएक्शन फोर्स है जो प्रोड्यूस होता है किसी भी स्ट्रिंग में। अब सवाल ये उठता है कि रिएक्शन फोर्स क्या होता है। तो सिंपल हम लोग जानते हैं कि रिएक्शन फोर्स जो होता है वो किसी भी फोर्स का एक्शन के नतीजे में पैदा होता है। अगर हम वॉल को पुश करते हैं तो वॉल भी रिएक्शन के तौर पर हमें एक फोर्स लगाता है जिसे हम लोग रिएक्शन फोर्स कहते हैं। इसी तरह का रिएक्शन फोर्स एक टेंशन फोर्स है जब जो स्ट्रिंग में पैदा होता है। जब भी हम लोग स्ट्रिंग को पुल करते हैं या उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, कोई बॉडी को एक स्ट्रिंग से लटका दिया बांध करके, तो उसमें क्या होगा, एक एक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो उसके नतीजे में एक रिएक्शन फोर्स क्रिएट होता है। और जाहिर बात है हम लोग जानते हैं कि अगर एक स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से है और इसके नीचे अगर एक ब्लॉक को लगा देते हैं mg मास का, तो ये स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचेगा। तो नतीजे में उसके अंदर एक रिएक्शन फोर्स क्रिएट होगा जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा, जिसे हम लोग रिएक्शन फोर्स कहते हैं। और यही रिएक्शन फोर्स इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो इससे पहले आप लोग याद रखना कि टेंशन फोर्स का डेफिनेशन क्या है। तो टेंशन फोर्स एक रिएक्शन फोर्स है जो किसी भी स्ट्रिंग में रिएक्शन के तौर पर बनता है, रिएक्शन के तौर पर पैदा होता है। अब हम लोग आगे आते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि टेंशन के बारे में कुछ खास बात आप लोगों को नोट करना है। सबसे पहले 3 पॉइंट हम लोग 3-3 पॉइंट करके 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर एक स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब वो एक्सपैंड नहीं हो रहा है, एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को ये एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा अगर स्ट्रिंग मास इनएक्सटेंसिबल है। एनी नंबर ऑफ मासेस कनेक्टेड थ्रू द स्ट्रिंग इज ऑलवेज सेम, एक्सेलरेशन जो होगा सबका वो सेम होगा। सेम डायग्राम में, इस डायग्राम में सेम डिस्कस किया गया कि एक पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग पास हो रहा है, तो अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए है तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी ए होगा। अगर कंडीशन क्या है कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो इसे हम लोग इस डायग्राम से समझ लेते हैं जो 3 डायग्राम नीचे में हम लोग को दिख रहा है। पहले डायग्राम में लिखा गया है कि स्ट्रिंग इज मासलेस। यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है एंड देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग, और पुली और स्ट्रिंग के बीच में यहाँ पर कोई फ्रिक्शन भी नहीं है। तो ऐसे केस में टेंशन फोर्स जो होगा पूरे स्ट्रिंग में सब जगह एक ही होगा और सबका नाम हम लोगों ने टी रखा है। लेकिन जब हम लोग की नजर दूसरे डायग्राम पर पड़ती है तो यहाँ पर दिखाया गया है कि स्ट्रिंग इज मासलेस। स्ट्रिंग तो मासलेस है बट देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ पुली और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है। तो उस वक्त पूरे स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स जो होगा वो टी नहीं होगा बल्कि 2 पार्ट में टेंशन फोर्स आ जाएगा। इस आधे स्ट्रिंग में, मतलब इस हिस्से में जो स्ट्रिंग है ऊपर में ब्लॉक के साथ जो कनेक्टेड है, वहां पर टेंशन फोर्स का नाम T1 रख दिया गया है। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, मतलब पूरे जगह पर यहां से यहां तक, यही पूरे लाइन में यहां से यहां तक जो टेंशन फोर्स होगा वो T1 है। लेकिन पुली के दूसरे हिस्से में जो स्ट्रिंग दिख रहा है, जो ब्लॉक नीचे की तरफ लटक रहा है, वहां पर जो टेंशन फोर्स होगा उस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स अलग होगा और उसका नाम T2 रखा गया है। तीसरे वाले डायग्राम में अगर हम लोग गौर करते हैं तो स्ट्रिंग इज नॉट मासलेस। स्ट्रिंग का मास है, जैसे कि यहाँ पर भी मासलेस नहीं था, यह मासलेस था, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग का मास है। एंड देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग, और यहाँ पर पुली और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन भी है, मतलब स्ट्रिंग का मास भी है और फ्रिक्शन भी है पुली और स्ट्रिंग के बीच में। ऐसे केस में स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे जो टेंशन फोर्स होगा वो अलग अलग हो जाएगा। तो इस ब्लॉक के लिए जो इस ब्लॉक के पास जो टेंशन फोर्स है इसका नाम T1 रखते हैं। पुली के पास जो टेंशन फोर्स है ऊपर की तरफ, इसका नाम T2 रखते हैं। फिर यहाँ पुली के पास जो टेंशन फोर्स है नीचे की तरफ, उसका नाम T3, और ब्लॉक के पास जो टेंशन फोर्स है उसका नाम T4। तो यहाँ पर हर पॉइंट पे टेंशन फोर्स जो होगा वो अलग अलग आएगा। तो ये 3 पॉइंट को आप लोग को याद रखना है, दिस एंड दिस। अब यहाँ पर 3 पॉइंट और नोट करते हैं हम लोग। ये पहला पॉइंट तो हम लोग समझ चुके थे कि रिएक्शन फोर्स का डिफरेंस, टेंशन फोर्स का डिफरेंस क्या है। टेंशन एक रिएक्शन फोर्स है। दूसरे पॉइंट में है कि इन अ मासलेस स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग मासलेस है, टेंशन इज इक्वल एट ईच पॉइंट। टेंशन जो होगा वो हर पॉइंट पर इक्वल मिलेगा, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से चेंज हो जाते हैं, जो अभी हम लोगों ने देखा था। इफ पुली इज मासलेस एंड स्मूथ एंड स्ट्रिंग इज मासलेस एंड पासिंग ओवर पुली एज सोन। तो अब यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम का एक्सेलरेशन और टेंशन ही हम लोगों के न्यूमेरिकल में यूज होता है।
तो यहाँ पर ये गौर करना है कि कौन सा मास भारी है, ज़्यादा है और किस ब्लॉक का मास कम है। तो M2 का मास ज़्यादा है और M1 का मास जो है वो कम है। कैसे समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, तो ज़ाहिर बात है जो नीचे की तरफ जाएगा वो भारी होगा, उसका मास ज़्यादा होगा, जो ऊपर की तरफ जाएगा वो हल्का होगा। तो एक्सेलरेशन निकालते वक्त हम लोग हमेशा ज़्यादा वाले मास, जिसका मास ज़्यादा होता है उसको आगे रखते हैं और माइनस करते हैं कम वाले मास को, M2 माइनस M1 और G से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे में क्या करेंगे? दोनों के मास का सम। लेकिन यही काम जब टेंशन निकालते वक्त, ये स्ट्रिंग में जो टेंशन है ये T, ये निकालते वक्त हम लोग क्या करेंगे? दोनों के मास का प्रोडक्ट इंटू G बाई M1 प्लस M2 और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ऐसा फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, न्यूमेरिकल बनाते वक्त यूज होगा फॉर वन पुली सिस्टम, वन पुली टू ब्लॉक सिस्टम के लिए यूज होगा। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो T है, यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है, इसमें जो टेंशन फोर्स हो रहा है, मान ले T डैश, तो ये T डैश किसके ऑपोजिट में है? तो यहाँ पर इस पुली के अगेंस्ट में एक टेंशन फोर्स हम लोग यहाँ दे सकते हैं और एक टेंशन फोर्स यहाँ दे सकते हैं। अब ये दोनों टी को कौन बैलेंस कर रहा है? ये टी डैश जो ऊपर की तरफ है। तो टी डैश जाहिर बात है इन दोनों टी के सम के बराबर होगा, तो टी डैश इक्वल टू 2t हम लोग लिखेंगे। अब अगर हम लोगों को ये डायग्राम पे गौर करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को दो ब्लॉक दिख रहा है। ब्लॉक M1 और M2 तो एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, टी जिसमें टेंशन फोर्स जो है वो टी से दिखाया जा रहा है, लेकिन ब्लॉक M1 और M3 के बीच में दूसरा स्ट्रिंग है जिसके टेंशन फोर्स को टी डैश से डिनोट किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें पूरे सिस्टम के एक्सीलरेशन के बारे में, तो M1 और M3 जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इन दोनों के मास को हम लोग एज अ सिंगल मास कंसिडर करेंगे और वो M1 प्लस M3 का सम होगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो मास नीचे की तरफ जा रहा है वो जाहिर बात है उसका मास ज्यादा होगा, जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसका मास कम होगा। तो M1 प्लस M3 का जो मास होगा वो M2 से ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन निकालते वक्त हम लोग क्या करते हैं? जो मास ज्यादा रहता है उसे हम लोग ऐड कर लेते हैं, पहले लिखते हैं। तो M1 प्लस M3 हम लोगों ने लिख लिया और माइनस करते हैं वो मास को जो ऊपर की तरफ जा रहा है, माइनस M2। अगर मान लो कि M2 के साथ कुछ और भी ब्लॉक कनेक्ट रहता और वो भी ऊपर की तरफ जाता, तो यहाँ भी M2 के साथ उसे हम लोग सम में लिख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर M2 सिंगल है। फिर G मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में तीनों के मास का सम M1 प्लस M2 प्लस M3। टेंशन निकालते वक्त भी वही काम करेंगे, 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो मास नीचे जा रहा है उन दोनों के सम हम लोगों ने लिख लिया M1 प्लस M3 इंटू M2, जैसा कि प्रीवियस डायग्राम में हम लोगों ने किया था। यहाँ पर M1 और M2 ये दो मास था, नीचे जो जा रहा है उसका मास अलग, उन दोनों का सम, और जो ऊपर जा रहा है उसका अलग। तो यहाँ पर M1 और M3 दोनों नीचे जा रहा है, तो इन दोनों का सम कर लेंगे, इंटू करेंगे M2 से, इंटू G बाई तीनों के मास का सम। अब यहाँ पर एक और टेंशन है टी डैश। ये टी डैश का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो जाहिर बात है ये टी डैश, ये स्ट्रिंग कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ। तो जाहिर बात है M3G, अगर हम लोग इसको FBD से देख लें अलग से, फ्री बॉडी डायग्राम, तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है M3G और यहाँ पर ऑपोजिट में एक टेंशन फोर्स लग रहा है T, जिसका नतीजा क्या हो रहा है कि बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो M3G माइनस टेंशन फोर्स इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को? M3 इंटू A। इसे इस तरफ अगर शिफ्ट कर दें और टेंशन को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो M3G माइनस M3A इक्वल टू हम लोग को टेंशन फोर्स मिलेगा। देयरफॉर टेंशन फोर्स का जो वैल्यू होगा M3 कॉमन निकाल लेने के बाद बन जाएगा G माइनस A। G माइनस A, ठीक है। तो यही टेंशन T डैश इक्वल टू M3G माइनस A। बात करते हैं अगर ये स्ट्रिंग के ऊपर जो टेंशन फोर्स है जिसे टी डबल डैश से दिखाया गया है, इसके ऑपोजिट में कितना टेंशन फोर्स है? तो हम लोग को दिख रहा है एक टी यहाँ होगा और एक टी यहाँ होगा। तो टी डबल डैश दो टी को बैलेंस कर रहा है, इसलिए टी डबल डैश इक्वल टू 2t। 2 ब्लॉक के ऊपर एक प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है दो मास है, एक का मास है M1 5 kg और M2 4.8 kg। तो जाहिर बात आप समझ गए हैं कौन सा मास ज्यादा है और कौन सा कम है। M1 ज्यादा मास है और M2 का मास कम है, 5 और 4.8। और व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस व्हेन लेफ्ट फ्री टू मूव? तो एक्सेलरेशन क्या होगा पूरे सिस्टम को? तो जाहिर बात है ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, मान लेते हैं एक्सेलरेशन A से, तो ये ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन A से। और मैंने बताया था कि A लिखने का तरीका क्या है, पहले जिसका मास ज्यादा है उसको आगे लिखते हैं M1, जिसका मास कम है उसको पीछे लिखते हैं M2, नीचे में दोनों के मास का सम M1 प्लस M2 इंटू G से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 माइनस 4.8 ब्रैकेट इंटू 9.8, चूंकि G का वैल्यू दिया गया है, बाई 5 प्लस 4.8, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये हो जाएगा 0.2 इंटू 9.8 और नीचे में इन दोनों का सम करके हम लोग को मिलेगा 9.8। तो इसे कैंसिल कर लेने के बाद एक्सेलरेशन जो आएगा वो 0.2 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज व्हाट सी ऑप्शन। तो ये सिंपल सा एक एग्जाम्पल था, क्वेश्चन था जो आसानी से मेरे ख्याल से समझ में आया था। AI EEE 2004 का ये क्वेश्चन था। एक प्रॉब्लम यहाँ पर है BITS 2000 का कि फिगर 4 में शो हो रहा है कि 2 ब्लॉक्स ईच ऑफ मास 2 kg कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है 2 kg जो हैंग कर रहा है और 2 kg जो एक फ्लोर के ऊपर सरफेस के ऊपर रखा गया है और सरफेस जो है वो स्मूथ है। तो पूछा गया है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, एज्यूम पुली टू बी फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये 2 kg का मास जो है इसके ऊपर कितना फोर्स लगता है। अगर हम इसका FBD बना लेते हैं 2 kg के मास का जो हैंग कर रहा है, तो यहाँ पर एक टेंशन फोर्स होगा T, यहाँ पर एक वेट होगा mg मतलब 2g, और नतीजे के तौर पर यहाँ पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा A। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि 2g माइनस T इक्वल टू 2A, ये इक्वेशन 1 बना लेते हैं इसे। दूसरा यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला ब्लॉक 2G जो सरफेस के ऊपर रखा हुआ है इसे कौन सा फोर्स खींच रहा है, तो जाहिर बात है T, क्योंकि ये पूरा स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है तो T की वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो भी क्या होगा A, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके थे कि अगर स्ट्रिंग जो है वो मासलेस होगा तो फिर पूरे सिस्टम में हर जगह एक्सेलरेशन जो होगा हर मास का वो A होने वाला है। तो T इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 2A, ठीक। तो 2A किसके बराबर हो गया, T के बराबर। तो 2G माइनस T, इस इक्वेशन को अगर हम लोग फिर से लिखते हैं और इस 2A की जगह पर T लिख देते हैं इक्वल टू T, तो 2G इक्वल टू 2T, देयरफॉर टेंशन फोर्स का जो वैल्यू होगा वो G के बराबर हुआ। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे, लिफ्ट की प्रॉब्लम के बारे में। एलिवेटर में अगर कोई इंसान ऊपर की तरफ जाता है विद एक्सेलरेशन A और नीचे की तरफ आता है विद एक्सेलरेशन A, तो दोनों केस के बारे में हम लोग बात कर चुके थे कि R इक्वल टू mg प्लस A होता है जब मोशन जो होता है वो अपवर्ड होता है विद एक्सेलरेशन A, और R इक्वल टू होता है mg माइनस A जब एक्सेलरेशन होता है डाउनवर्ड विद A, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात नोट करना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है ना तो फिर रिएक्शन फोर्स का वैल्यू बढ़ जाता है, मतलब आदमी को अपना वेट ज़्यादा फील होता है, और जब नीचे की तरफ आता है तो उसका वेट कम हो जाता है, उसे अपना वेट कम फील होता है जब वो एक्सेलरेशन A से नीचे आता है, एक्सेलरेशन A से, ठीक। तो एक इंसान जिसका रीडिंग हो रहा था जब लिफ्ट रेस्ट की हालत में था, रुका हुआ था, तो 240 न्यूटन, फिर अचानक से लिफ्ट जो है लिफ्ट के अंदर जो मशीन है जिसमें ऑब्जेक्ट को सस्पेंड किया गया था वो रिकॉर्ड करने लगा उसका वेट 220 न्यूटन। तो जाहिर बात है उसका वेट कम हो रहा है, और कम कब होता है जब बॉडी विथ एक्सेलरेशन A नीचे की तरफ आता है, और एक्सेलरेशन A को इंक्रीजिंग स्पीड ही बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रिंग ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर एक ब्लॉक जो है स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है तो फिर उस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे और किस तरीके से पता करेंगे कि वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, टेंशन फोर्स क्या है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर एक डायग्राम मैंने लिया है कि एक ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर 3 ब्लॉक रखा गया है और हर 2 ब्लॉक के बीच में एक फोर्स है टेंशन फोर्स, और यहाँ पर एक फोर्स लगाया गया F, मतलब फोर्स F लगा करके इस पूरे सिस्टम को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। तो इस पूरे सिस्टम में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन क्या है, और यहाँ पर एक खास बात नोट करना है कि यहाँ पर पुली नहीं, ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो 0 है, मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये नोट करना है कि एक इंक्लाइंड प्लेन पर अगर एक ब्लॉक को हम लोग प्लेस करते हैं और वो इंक्लाइंड प्लेन एक एंगल बना रहा है अगर थीटा, तो इसके ऊपर जो ब्लॉक रहता है तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है mg साइन थीटा, ये आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पर एक फोर्स हम लोग लगा रहे हैं F, तो F माइनस mg साइन थीटा, नतीजे के तौर पे रिजल्ट में जो फोर्स मिलेगा वो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मान लेते हैं ब्लॉक का मास है m और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है a। यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पूरे सिस्टम में नीचे की तरफ जो फोर्स लगता होगा वो फोर्स कितना होगा। तो पूरे के अगर बारे में अगर हम लोग बात करें एक साथ, तो नेट मास जो होगा वो g साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा कुछ भी हो सकता है, एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी होगा। तो F माइनस m क्या है, तीनों ब्लॉक का मास, क्योंकि तीनों ब्लॉक नीचे की तरफ है, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 g साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब तीनों के मास का सम m1 प्लस m2 प्लस m3 इनटू एक्सेलरेशन। तो फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन हम लोग को जो मिलेगा वो होगा एक्सेलरेशन इक्वल टू F माइनस
m1 प्लस m2 प्लस m3 g साइन थीटा, और नीचे में तीनों के मास को लिख देते हैं m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हम लोग एक बार में पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसे फ्री बॉडी डायग्राम से पार्ट बाय पार्ट एक एक ब्लॉक को अगर हम लोग चेक करते हैं, एक एक ब्लॉक को अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग को दिखता है कि m1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, m1 ब्लॉक के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो m1 ब्लॉक के ऊपर में सिर्फ जो फोर्स लग रहा है वो F फोर्स ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ एक फोर्स है T2, और चूंकि इसका मास है m1 तो एक फोर्स और होगा m1g साइन थीटा। इन दोनों का जो रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को, उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ब्लॉक m1 में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम m2 के बारे में बात करेंगे, तो पहले हम m1 को लिख लेते हैं। m1 में जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, F माइनस T2 प्लस m1g साइन थीटा इन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब m1 इंटू ए। अब यहाँ से हम लोग a निकाल सकते हैं, तो चूंकि हम लोग a निकाल चुके हैं तो a निकालने की जरूरत हम लोग को नहीं है। और अगर हम लोगों के पास f है तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि T2 का वैल्यू क्या है, क्योंकि a तो हम लोगों को इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, और अप्लाइड फोर्स का वैल्यू अगर हम लोगों के पास है तो हम लोग यहाँ से T2 निकाल सकते हैं। T2 निकल गया। अब हम लोग बात करते हैं डायग्राम m2 के बारे में, कि m2 में जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसे होगा। तो ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं कि m2 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो m2 डायग्राम को अगर हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं, m2 ब्लॉक, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है T2, और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो T1 और m2g साइन थीटा। तो T2 माइनस T1 प्लस m2g साइन थीटा, इन दोनों को माइनस करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उससे बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा m2a। अब चूंकि a भी हम लोग पता कर चुके थे यहाँ पर, और T2 इस फॉर्मूले से हम लोग को मिल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि T1 का वैल्यू क्या होगा। सिमिलरली T1 के बारे में अगर हम लोग बात करें m3 ब्लॉक के बारे में, तो m3 ब्लॉक में हम लोगों को दिख रहा है T1 फोर्स ऊपर माइनस m3g साइन थीटा इक्वल टू m3 इंटू a। अब यहाँ पर T1 हम लोग को इस फॉर्मूले से डायरेक्ट भी मिल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग पहले T1 भी यहाँ से भी निकाल सकते हैं सिंपल, और T2 यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पूरे बॉडी को अलग अलग ब्रेक करके टेंशन फोर्स का वैल्यू पता कर सकते हैं, और यहाँ से एक्सेलरेशन तो एक बार हम लोगों को मिल ही जा रहा है। ठीक है, और अगर हम लोगों को मान लीजिए कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है और फोर्स का वैल्यू पूछ लिया गया है, फोर्स क्या होगा, तो देखो सबसे पहले अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ तो पहले इस फॉर्मूले को यूज कर लो, यहाँ से T1 निकाल लो। अगर आपको T1 मिल गया तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो, T2 निकाल लो, और अगर आपको T2 मिल गया तो T1 और T2 दोनों आपके पास है। ठीक है, तो T2 अगर ये मिल गया है तो यहाँ पर T2 पुट करो, एक्सेलरेशन तो दिया हुआ है, यहाँ से फोर्स पता कर लो। या फिर अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, डायरेक्टली इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करके हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग सिंपल बात करेंगे, सिंपल सोचेंगे, तो हम लोग को पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अलग अलग करके सोचना है, ब्लॉक m1 के बारे में, ब्लॉक m2 के बारे में, और ब्लॉक m3 के बारे में। Two bodies of masses m1 and m2 are connected by light string going over a smooth light pulley. At the end of an incline, the mass m1 lies on the incline and m2 hangs vertically. Find the acceleration of m1 force acting on the pulley due to rod which attach to it incline. तो यहाँ पर हम लोगों को पहले पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन m1 का एक्सेलरेशन क्या होगा, एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली ड्यू टू रॉड व्हिच अटैच इट टू इंक्लाइन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये करते हैं कि इस m1 ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक टेंशन फोर्स होगा T, ठीक है, और यहाँ भी एक टेंशन फोर्स होगा T, और यहाँ पर नीचे की तरफ एक फोर्स होगा m1g साइन थीटा, जैसे कि हम लोग जानते हैं, और नीचे की तरफ यहाँ पर एक फोर्स होगा m2g। ठीक है, अब ये हम लोग देखते हैं कि चूंकि पूरा सिस्टम अगर मान लेते हैं कि नीचे की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो हम लोग लिख सकते हैं कि m2g माइनस t इक्वल टू m2a, और इसे इक्वेशन 1 बना लेते हैं। इसी तरीके से इसमें अगर देखते हैं तो t माइनस m1g साइन थीटा, और एक्सेलरेशन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ a, तो इक्वल टू m1a। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो t और t कैंसिल हो जाएगा, और m2g माइनस m1g साइन थीटा ऐड कर लेने से इक्वल टू m2a प्लस m1a।
और अगर हम लोग यहाँ से a को कॉमन निकाल लेते हैं तो a इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा m2g माइनस m1g साइन थीटा बाय m1 प्लस m2। तो ये हुआ हम लोगों के सिस्टम का पूरा एक्सेलरेशन, कि पूरा ब्लॉक जो है किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, m2 जो है किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और m1 जो है किस एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन में दो एंगल दे दिया गया। फिलहाल अब तक तो हम लोग एक एंगल के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर दो एंगल दिया गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट तोड़ते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स है, नीचे की तरफ जो फोर्स एक्ट करने वाला है वो कौन सा फोर्स होगा। तो एक एक बॉडी के अगर बारे में हम लोग बात करें तो सिस्टम जो है इन फिगर मासेस ए बी सी इतना इतना, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो एक्सेलरेशन क्या है और टेंशन क्या है इस स्ट्रिंग में। तो सबसे पहले अगर हम लोग ब्लॉक ए के बारे में बात करते हैं, ब्लॉक ए के ऊपर कितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो ब्लॉक ए का जो मास है वो 3 kg। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3g साइन 60 डिग्री। ठीक है, नीचे की तरफ ये ब्लॉक ए हुआ। ब्लॉक बी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्लॉक बी के नीचे की तरफ कितना मास है, कितना फोर्स लग रहा है। तो इससे अगर हम लोग नेट देखते हैं, टेंशन को अभी हम लोग इग्नोर करके चल रहे हैं, टेंशन अभी कैलकुलेशन में नहीं ले रहे हैं। बी का मास है 2 kg मेरे ख्याल से, ए का मास था 1 kg, बी का मास है 3 kg। सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया। ये ए है मास 1 kg, बी का मास 3 kg और सी का मास है 2 kg। तो इसे हम लोग 1 कर लेते हैं, 1g साइन थीटा, लिखने की जरूरत भी नहीं है। बी का मास है 3 kg, तो 3g साइन 60 डिग्री। ठीक, और ये जो ब्लॉक है सी ब्लॉक में जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है। तो वो कितना हो जाएगा, सी का मास है 2 kg, 2g साइन 30 डिग्री। अगर ये दोनों फोर्स को हम लोग ऐड करते हैं तो g साइन 60, ये वाला फोर्स, तो g का वैल्यू कुछ दिया है 10 इंटू साइन 60 √3/2 प्लस 3 इंटू 10 इंटू √3/2 साइन 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5√3 और ये हो जाएगा 15√3, मतलब 20√3 न्यूटन। ये फोर्स इस तरफ लग रहा है नीचे की तरफ 20√3। इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 2 इंटू 10 इंटू 1/2 तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। तो हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर जो फोर्स है वो ज़्यादा फोर्स है, क्योंकि 20√3 और यहाँ पर जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन। तो जाहिर बात है पूरा सिस्टम नीचे की तरफ इस तरफ आएगा विद एक्सेलरेशन ए, तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा विद एक्सेलरेशन ए। ठीक है, अब हम लोग नेट फोर्स हम लोग निकालते हैं। तो एफ नेट जो लग रहा है टोटल फोर्स वो कितना लग रहा है, 20√3 माइनस 10। ये नेट फोर्स जो हम लोग को लग रहा है वो ब्लॉक के ऊपर इतना, और फोर्स की वजह से ये ब्लॉक पूरा सिस्टम नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अगर इसका हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं पूरा, तो 20√3 24.64 न्यूटन, ये हम लोग को नेट फोर्स मिलेगा। तो ये तीनों ब्लॉक में टोटल फोर्स जो लग रहा है, टोटल नेट फोर्स, कुछ इधर लग रहा है कुछ इधर लग रहा है, ऐसे ऐसे दो पार्ट में फोर्स बटा हुआ है। तो टोटल फोर्स हम लोगों ने देखा वो 24.64 न्यूटन है, वो भी किस तरफ, इस तरफ। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है, सिर्फ ब्लॉक के बारे में बात हो रहा है, ट्रायंगल के बारे में बात नहीं। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू द फोर्स बाय मास 24.64 बाय डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग कर देते हैं टोटल मास कितना 3 2 5 और 1 6, 6 से डिवाइड कर लेते हैं तो इससे हम लोग को मिलेगा 4.1 समथिंग आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम लोग को एक्सेलरेशन मिल गया ब्लॉक का। तो पहले एक्सेलरेशन पूछा गया था हम लोगों से, वो हम लोगों को पता चल गया एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। टेंशन इन द स्ट्रिंग, अब टेंशन यहाँ पर देखो दो टेंशन है, एक T1 है और एक T2 है। तो अगर हम लोग T2 के बारे में प्रॉब्लम को अलग से देख लेते हैं कि ब्लॉक ये T2, तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा था जिसे हम लोग जान चुके थे, वो कितना था 10 न्यूटन, नीचे 10 न्यूटन फोर्स है। ठीक है, तो T2 चूंकि सिस्टम ऊपर जा रहा है तो T2 जाहिर बात है बड़ा होगा, तो T2 माइनस 10 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, C का मास ऑफ C इंटू एक्सेलरेशन ऑफ C। अब एक्सेलरेशन तो जाहिर बात है सबका सेम है, तो T2 इक्वल टू 10 प्लस MC का जो मास है वो 2 kg, 2 इंटू 4.1, तो मतलब 10 प्लस 8.2, मतलब आ जाएगा हम लोगों का जवाब 18.2 न्यूटन। यह फोर्स T2 का टेंशन फोर्स निकला। बात करते हैं अगर T1 के बारे में, तो देखो T1 में ये T1 ऊपर की तरफ चल रहा है ब्लॉक ए में T1, और ये नीचे की तरफ है। तो और नेट एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो हम लोग इसे इस तरीके से लिख लेते हैं, T1 माइनस G साइन 60 डिग्री इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है,
तो T1 माइनस जी साइन 60 का जो वैल्यू आया था वो 5√3 आया था। ए का जो मास है वो 1 न्यूटन है, 1 केजी है, तो 1 और एक्सेलरेशन जो है वो 4.1 है। तो T1 इक्वल टू आ जाएगा 5√3 प्लस 4.1। इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसे हम लोग को टेंशन T1 ही मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा कुछ प्रॉब्लम था। अभी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग को करने हैं, बहुत सारे कंसेप्ट है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में।